हेलो, मैं के पवन आप तमाम स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री पे स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं बिहार बोर्ड द्वारा पब्लिश्ड मॉडल पेपर जो एग्जामिनेशन 2025 के लिए पब्लिश किया गया है वो लेके आपके पास उपलब्ध हूं। इसके पहले मैंने एक लाइव सेशन में ये क्वेश्चन कराने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं उस लाइव सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। आज मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी को एक गति दे सकें, एक रणनीति बना सकें कि बिहार बोर्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस मॉडल पेपर में अपनी रणनीति को दिखाया है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप मॉडल पेपर को काफ़ी ध्यान से देखेंगे और जैसा मैं आपसे कहता रहा हूं, जो भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है वो आपके नोटबुक से है। और अभी मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जो 70 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर सेशन पूरा कर पाया, कोई टेक्निकल इशू नहीं रहा, तो मैं ये 70 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बनाते हुए, क्योंकि बैठेंगे, एक आप पेन और कॉपी अपने पास रख लेंगे ताकि आप भी स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि यू हैव कैपेबिलिटी, आप में ये क्षमता है जो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन ये जरूर लगेगा कि ये आपका पढ़ा हुआ है। ठीक, तो हम लोग बिना समय बर्बाद करते हुए सीधे सेशन की ओर लौटते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कम है, थोड़े ही देर में आप उब जाते हैं। तो मैं ये सेशन लंबा नहीं हो, इसलिए डायरेक्ट अपने सेशन पे लौटता हूं। ठीक है, तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का बिहार बोर्ड द्वारा पब्लिश्ड ओएमआर पेपर है जो अभी मार्केट में उपलब्ध है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपके पास उपलब्ध करा रहा हूं। इसको अगर एक सरसरी नज़र से देख लिया जाए तो बिहार बोर्ड ने पिछले जो हमारा पैटर्न है मार्किंग का, क्वेश्चन का, वो उसने फॉलो किया है, इस पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी जो मार्केट में बातें, अफवाहें उड़ रही थी कि क्वेश्चन की संख्या कम की जाएगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मॉडल पेपर ने कंफर्म कर दिया है कि पैटर्न वही पिछला रहेगा, जिसमें आपको 70 नंबर का, कितने नंबर का, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव को 70 क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, और इसमें आपको 35 का आंसर देना है। कितने का देना है? 35 ओनली। और शॉर्ट नोट्स होंगे 20, ऐसा पिछले साल भी रहा है। इसमें आपको आंसर करना है 10 का। ठीक है, और 6 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे जिसमें आपको आंसर करना है 3 का। यानी आपके पास 96 क्वेश्चन होंगे और आपको जवाब देना है मात्र, अगर ऑब्जेक्टिव को हम सम्मिलित कर लें तो 45 और 3 मतलब 48 क्वेश्चन, यानी 50% क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन काफी आसान होगा। तो एक बात और, जो समय होगा वो टोटल जो पिछले साल भी रहा है कि 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स ओनली। इसमें 15 मिनट आपको कूलिंग पीरियड के रूप में दिया जाएगा ताकि आप अपने कंसंट्रेशन को बनाए रख सकें, इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सेशन है और हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और बाकी बातें लिखी हुई हैं, सब क्वेश्चन पेपर पर कितने नंबर का रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब दिया हुआ है। तो 4 विकल्प रहेंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव सेशन जो आपके खंड अ या सेक्शन ए में होगा, वहां से हम लोग शुरू करेंगे, और ये सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव सेशन कराने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, ये 35 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 70 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिया गया है। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पहले ही आपको रणनीति मैंने समझाई है कि देखिए ये वनडे और T20 गेम नहीं है कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा और आंसर कर दिया। ऐसा नहीं करना है। कम से कम हमको एक नज़र 70 क्वेश्चन पर देखना है। मैंने आपको समझाया है कि पेन का यूज करना है, कहीं टिक मार देना है, कहीं डॉट लगाना है जिस क्वेश्चन में। अगर आप 70 क्वेश्चन एक नज़र देखते हैं, एट ए ग्लांस देखते हैं, तो मैं नहीं समझता कि 35 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए सोच समझ करके जितना कंसंट्रेशन बना करके आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आपके जेहन में ये बात एकदम होनी चाहिए कि हमको कितना क्वेश्चन देखना है, टोटल मिला करके 70 क्वेश्चन देखना जरूर है। नहीं तो बाद में ये लगेगा कि भाई हमारे पास 70 क्वेश्चन था, 35 कर दिया और वो जो आसान क्वेश्चन था वो नहीं किया। इसलिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन पर, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है और वो क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। जैसे देखिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर मैटिंग। एक बात और आपको बता दूं, क्वेश्चन सोल्व करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव बनाते समय आपको यदि हिंदी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश जरूर देखना चाहिए, और इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो तो हिंदी जरूर देखना चाहिए। ये माना जाता है जिस भी क्वेश्चन, जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि अगर बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इंग्लिश वाला आंसर ही ऑथेंटिक होता है। अगर कोई मिस्टेक है तो इंग्लिश वाले आंसर को ही कंसीडर किया जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि एक बार इंग्लिश को, जहां अगर कंफ्यूजन आपको लगता हो तो वहां पर आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। देखिए बिहार बोर्ड ने इतनी जल्दबाजी की है, इतनी जल्दबाजी की है कि बहुत सारी अशुद्धियां हैं इस मॉडल पेपर में। अगर ऐसा हो फाइनल एग्जाम में वो क्वेश्चन देते हैं तो वो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें लगता है कि मॉडल पेपर में कोई भी प्रूफ रीडिंग का काम किया ही नहीं गया है। ठीक है, कि कोई भी प्रूफ रीडिंग का काम किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हिंदी का क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको याद दिलाते चलूंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो देखिए इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन पर ज्यादा इंफेसिस देना है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो जेनेटिक्स से पूछा गया है, और एक टॉपिक आपने पढ़ा है पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण, जिसमें डिफरेंट वंशावली विश्लेषण के द्वारा हम किसी भी और माने ऑर्गेनिज्म का या फिर अपना मनुष्य का ये वंशावली जो तैयार किया जाता है मनुष्य का, उसमें उससे हम उसके कोई ऐसी बीमारियां जो जेनेटिकल है या कोई ऐसा डिजॉर्डर जो जेनेटिकल है उसको उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और इसके लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज किया जाता है, और उन्हीं सिंबल्स में अगर आपको याद हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो ये देखिए ये सिंबल यूज किया जाता है मादा के लिए, ये सिंबल यूज किया जाता है पुरुष के लिए, और ये सिंबल यूज किया जाता है कोई भी लिंग का उल्लेख नहीं है। ये देखिए ये सिंबल, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए बिहार बोर्ड इस टाइप का क्वेश्चन आज से पहले मॉडल पेपर में या नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है तो पूछेगा, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया है। और देखिए ये क्वेश्चन है कि मैथुन मतलब कॉपुलेशन मतलब मैटिंग, तो मैटिंग के लिए देखिए मेल और फीमेल ये जोड़ दिया, तो ये मैटिंग के लिए यही सिंबल यूज किया जाता है, और मादा के लिए मेल, फीमेल के लिए ये, और मेल के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिजॉर्डर। तो आपने पढ़ रखा है कि जो डिजॉर्डर है इसको आप दो हेड में बांट सकते हैं। एक को बोला जाता है मेंडेलियन डिजॉर्डर और दूसरे को बोला जाता है क्रोमोसोमल डिजॉर्डर। मेंडेलियन डिजॉर्डर तब कहते हैं कि जब जीन में हेरफेर हो जाता है, जीन की संख्या घट जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग मेंडेलियन डिजॉर्डर कहते हैं। गड़बड़ हो जाता है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिजॉर्डर।
क्रोमोसोमल डिजॉर्डर कहते हैं जब क्रोमोसोम की संख्या में हेरफेर हो जाता है, एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। तो आपने इन सब बीमारियों का नाम सुन ही रखा होगा। डाउन सिंड्रोम, ये कौन डिजॉर्डर है? तो ये क्रोमोसोमल डिजॉर्डर है। ये भी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर है और ये भी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर है। और देखिए फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया ये क्रोमोसोमल डिजॉर्डर नहीं है। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ मेंडेलियन डिजॉर्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जंतु में, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है? किस जंतु में मादा विषम युग्मकता यानी हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटी पाया जाता है, माने मादा हेट्रोगैमिट होती है, ऐसी बात है। तो देखिए हम लोगों में देखिए तो मादा होमोगैमेटिक होती है, एक्स एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स होता है, और फीमेल है, मेल है जो हेट्रोगैमेटिक होता है। ठीक है, हम लोगों का केस है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखें, यहाँ ये मेल फीमेल है जो होमोगैमेटिक और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। लेकिन पक्षी में एक आपने सेक्स डिटर्मिनेशन 3 टाइप का पढ़ा है, एक्स एक्स बाई एक्स जीरो और जेड डब्ल्यू टाइप का। तो देखिए वहां पर जो जेड जेड और जेड डब्ल्यू ये मादा वहां होती है, वहां जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी इसके केस में मादा विषम युग्मकी होती है, विषम युग्मकता पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स, बर्ड्स में। जबकि हम लोगों में मादा कैसा है? होमोगैमेटिक है, संतान के लिंग के लिए मादा जिम्मेवार नहीं है, जबकि पक्षी के केस में मादा जिम्मेवार होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कहता है विषम युग्मजी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? मान लिया कि कोई पौधा विषम युग्मजी है, यानी हेट्रोगैमस है। विषम युग्मजी का मतलब है, मान लीजिए आप ऐसा कि जैसे देखिए ये टीटी ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये टीटी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये टीटी होमोजाइगस कंडीशन है। तो कहता है कि यदि कोई पौधा है और विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस है, मतलब ये केस बता रहा है। बाय द वे आप मान लीजिए कि अगर यहाँ तो हेट्रोजाइगस केस है तो कौन सा लक्षण दिखेगा? तो देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो मेंडल ने कही दिया है कि मेंडल ने कहा है भाई जो डोमिनेंट है वो दिखेगा, जो डोमिनेंट नहीं है वो नहीं दिखेगा। तो विषम युग्मजी कंडीशन में कौन दिखेगा? मेंडल के अनुसार भाई वो प्रभावी होगा जो दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। ठीक, चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एबीओ रुधिर वर्ग को के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप्स? एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने टाइप का जीनोटाइप देखने को मिलता है? ठीक है, तो आप मल्टीपल एलील वाले सेक्शन में मैंने ये चीज आपको पढ़ाया है, उसमें आपको बताया है कि देखिए 6 टाइप का जीनोटाइप होता है। कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का जीनोटाइप देखने को मिलता है एबीओ ब्लड ग्रुप में। जैसे देखिए IAA एक जीनोटाइप हुआ, फिर IAO दूसरा हो गया, IBI ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो 6 टाइप का जीनोटाइप पाया जाता है। तो सिर्फ रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझ करके बात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों को समझ लेना है, उसके बाद बात करना है। ठीक, अब है 6 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। थोड़ा साउंड का कुछ इशू बन रहा था, तो अभी मैं देखा कि भाई तो साउंड तो आपको मैं समझता हूँ जा रहा है। चलिए ठीक है, तो आवाज मेरी आप अब तक जा ही रही है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप को बनाया। देखिए जल्दबाजी में रहेंगे, जैसे ही देखेंगे रिकॉम्बिनेशन मैप आपको लीकेज याद आ जाएगा, मॉर्गन याद आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ रिकॉम्बिनेशन मैप मॉर्गन ने नहीं बनाया था, उसी का शिष्य था जिसको हम लोग स्टर्टिवेंट कहते हैं, उसने बनाया था। तो आंसर इज बी। क्या हो जाएगा बाबू? बी। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ के तो देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने डील किया है वो सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सब जेनेटिक्स से है। तो सोच लीजिए 6 क्वेश्चन ये जेनेटिक्स से है। फिर कहता है एक संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए? माने मोनो हाइब्रिड के बेस पे, क्रॉस के बेस पे कौन कौन सा नियम दिया गया? तो सोचिए ये सब क्वेश्चन से आसान और क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो इन्हीं सब क्वेश्चन का, ऐसा ही गेंद का, यॉर्कर गेंद का इंतजार नहीं करना है। देखिए अगर कोई कैसे कोई बैट्समैन है, वो बैट्समैन ज्यादा सफल होता है कि जो बल्लेबाज बॉलर को भी सम्मान देना जानता है। आप हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश कीजिएगा, गड़बड़ हो जाए। तो लॉलीपॉप बॉल का इंतजार करना है, और ये भी एक लॉलीपॉप गेंद है आपके लिए कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस में के आधार पर कौन कौन सा नियम दिया गया। तो वहां 2 नियम की बात की गई थी, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए ये निसंयोजन, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो देख लेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी आंसर क्या हो गया भाई? तो 1 भी और 2 भी। तो आंसर आपका क्या चला जाएगा? 2। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया गया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिया गया। बोथ लॉज आर प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन का हम लोग इंतजार करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है? तो देखिए फिर से एक बार ये लॉलीपॉप क्वेश्चन ही है कि भाई आरएनए में कौन सा पेंटोज शुगर उपस्थित होता है? तो ये इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो कौन सा शुगर है? कौन सा शुगर है बाबू? तो ये है राइबोज। तो राइबोज शुगर उपस्थित होता है। ठीक है, कौन शुगर उपस्थित होता है? राइबोज शुगर उपस्थित होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रजकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है? माने आप डीएनए में 2 स्ट्रैंड रहते हैं और दोनों स्ट्रैंड में कौन सा लक्षण है जिसके कारण दोनों स्ट्रैंड के बीच समान दूरी बनी हुई रहती है? तो प्रत्येक को देखिए क्वेश्चन जैसे ही बड़ा है, खूब लिखा हुआ है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कितना बार सिखाया है कि भाई जो आदमी ज्यादा बोलता है उसको समझना ज्यादा आसान है, जो कम बोलता है उसको समझना मुश्किल काम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप आसानी से इसके बीच का आंसर खोज सकते हैं। तो देखिए ये 9th नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार फॉस्फेट शर्करा होता है। तो ये इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रजकों में से एंटी पोलैरिटी होता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ना है। दोनों रजकों में बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं जो बेस पेयर बनाते हैं। ये बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वो दोनों स्ट्रैंड को लगभग समान दूरी पर बनाए हुए रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। ठीक, हम लोग ये भी पढ़ लेंगे भाई, डीएनए में प्यूरिन पायरिमिडीन के विपरीत आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन के बाद अब हमारे पास है 10th नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना प्रिंटिंग मिस्टेक है, कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में इसको देखेंगे। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, देखिए हिंदी में मिस्टेक था, हम इंग्लिश पढ़े तो ज्यादा अच्छा से समझ सकेंगे, तो इसलिए आपको भी कहीं कंफ्यूजन लगे एकदम इंग्लिश की ओर बढ़ जाना है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। कौन रीजन है जो डीएनए के स्टेबिलिटी का कारण नहीं है? आजकल ये ट्रेंड नीट में भी बढ़ गया है कि नहीं है, असत्य है, फॉल्स है, ट्रू नहीं पूछेगा,
तो फॉल्स है, तो ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन लूज कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो तीन, अब सोचिए असत्य पूछिएगा तो आपको सब स्टेटमेंट के बारे में जानना होगा, तभी आप इसका जवाब कर पाइएगा। तो कहता है बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। चलिए नेक्स्ट कहता है रिपेयर इज नॉट रिपेयर इज पॉसिबल इन डीएनए, तो जब रिपेयर होगा तो स्टेबिलिटी के लिए ये तो जिम्मेवार है भाई। फिर कहता है इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज शुगर। और लास्ट कहता है थायमीन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूरासिल इन डीएनए। तो देखिए ये तीनों एनसीईआरटी का लाइन है कि थायमीन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूरासिल इन डीएनए, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू डीएनए, ये डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, रिपेयर भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। बोथ स्टैंडर्ड डीआर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये इट आल्सो प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द डीएनए। तो यहां देखिए एक कहता है सी, ध्यान से पढ़ेंगे, इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज शुगर। ये देखिए यही है, कहता है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज शुगर। अरे राइबोज में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यही तो राइबोज से एक OH ग्रुप हटता है, तभी जाकर के वो डीऑक्सीराइबोज उसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पे राइबोज शुगर नहीं पाया जाता, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट सी इज राइट। मतलब ये इसके स्टेबिलिटी की बात नहीं करता। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन कहता है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या होने को कहते हैं। फिर से इंग्लिश देख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज, क्या कहलाता है। तो ये भी हम लोग कहाँ इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, तो सोच लीजिए हम लोग 10 क्वेश्चन जेनेटिक्स से है, 2 चैप्टर से 10th क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है अभी तक। आइए इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया कि विशेष क्षेत्र में, देखिए मार्सुपियल मैमल्स हो गया, फिंच हो गया, ये किसका उदाहरण था। तो बहुत अच्छा है, इसका आंसर क्या हो गया बाबू, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, जो अलग अलग एरिया में फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक 11th क्वेश्चन क्या है, जिसमें 10th क्वेश्चन जेनेटिक्स से है, एक इवोल्यूशन से है, यानी उस यूनिट से है जो सेकेंड यूनिट के नाम से आपके एनसीईआरटी में है। फिर से हिंदी का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है। फिर देखिए ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, कहां से आ रहा है, इवोल्यूशन से। कहता है ओपेरिन और हाल्डाने के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्वान जीवन रहित कार्बन अणुओं से आया हुआ हो सकता है। ये तो बात सही है भाई, जबकि यहां फिर से देखिएगा सत्य नहीं पूछ रहा बाबू, ध्यान देना है, सत्य नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तो भाई सही है। कहता है जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं था, एकदम सही बात है कि भाई मुक्त ऑक्सीजन तो उस समय उपलब्ध नहीं था। फिर कहता है पृथ्वी की संरचना 4.5 बिलियन मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, नहीं मिलियन नहीं बिलियन, तो एक तो यहां ये गड़बड़ है एक। फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, ये तो बिलियन होना चाहिए था, खैर मिलियन, अगर मिलियन है तो स्टेटमेंट गलत है। कहता है मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया 800 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड पर ताप विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। देखिए ये डी क्वेश्चन में भी मीथेन का तो प्रयोग किया था, हाइड्रोजन का भी कहा था, अमोनिया का भी, लेकिन वहां ऑक्सीजन था कहां मिलर एक्सपेरिमेंट में, ठीक। तो स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया और स्टेटमेंट डी भी गलत हो गया, ठीक। तो ये लगता है कुछ गड़बड़ है, हम लोग इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हाल्डाने द फर्स्ट लाइफ फॉर्म वुड हैव come from pre-existing or non-living organic molecule। सही बात है। Free oxygen was not present in atmosphere at the time of origin of life, यह सही बात है। If suppose that Earth was formed 4.5 billion, देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता अगर मैंने इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता। ये देख के हमको लगा कि भाई ये तो दो स्टेटमेंट गलत हो गया,
तो बिहार बोर्ड ने यहाँ गलती कर दी। जैसे देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ बिलियन है, सही बात है कि 4.5 हिंदी में लिख दिया 4.5 मिलियन, तो यही अंतर है। तो अभी मैं कह ही रहा था आपसे कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए ये आंसर अब सही हो गया, तो इसका आंसर कौन, आंसर हो जाएगा डी, यानी डी आंसर फॉल्स स्टेटमेंट। वहां पर ऑक्सीजन नहीं था, इस बात को ध्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इंग्लिश पढ़ना बड़ा जरूरी है। चलिए 13 नंबर कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापित तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन का याद इंतजार करना है। इस टाइप के क्वेश्चन से ये होगा बाबू कि ये गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। यहां पर कोई क्या कर सकता है, इसका एलेक जेफरी, क्या नाम है बाबू, एलेक जेफरी, आंसर इज ए। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन बनाइएगा, कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है, तब स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर पर दमनकारी प्रोटीन लैकोपेरॉन से बढ़ता है। तो देखिए फिर जेनेटिक का क्वेश्चन आ गया, फिर जेनेटिक का क्वेश्चन आ गया। तो सोच लीजिए अभी दो क्वेश्चन सिर्फ इवोल्यूशन से था, अब फिर देखिए जेनेटिक्स से वहां क्वेश्चन आया, यानी 11, ये देखिए 12वां ये भी। निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी, देखिए लैकोपेरॉन मॉडल दिया गया था, तो लैकोपेरॉन मॉडल में कहता है कि भाई ये जो रिप्रेशर है, दमनकारी प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो कहां से जुटता है। तो देखिए ये ऑपरेटर से जाकर के जुट जाता है, ठीक है, यही ऑपरेटर से जाता है तो जुट जाता है, तो इसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो याद रखना है ये लैकोपेरॉन। तो देखिए फिर से जेनेटिक्स से क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां अभी मैंने 14 तो कर दिया, चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है, ध्यान देना है। हाँ। कहता है निम्नलिखित में से किसने पेंसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया। किसने बताया कि ये जो पेंसिलिन है वो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, पावरफुल एंटीबायोटिक है। तो देखिए फिर यहाँ पे गलती होने की संभावना, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना है, वहां लिखा हुआ है लाइन कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजा जरूर, लेकिन पावरफुल वेपन है, पावरफुल एंटीबायोटिक है, ये किसने बताया है, तो अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे ने बताया, ठीक है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसलिए बार बार कह रहे हैं सब क्वेश्चन को आराम से देखना है, ठीक, और उसके बाद आंसर करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव हमेशा सही होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन कोई काट ही नहीं कर सकता, मार्क्स कम, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर बड़ा ध्यान देना है, कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, ठीक है। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। देखिए एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन करेंगे ना कोई गलती होने की संभावना ही नहीं होगी। अब कहता है एसेटोबैक्टर एसिडी, ठीक है, तो इससे तो हमको मिलता है भाई एसेटोबैक्टर एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से हमको मिल जाता है लैक्टिक एसिड, आइए तो अलग इस्ट का है ही। तो देखिए एस्परजिलस नाइजर, आंसर क्या हो गया, एस्परजिलस नाइजर। अगर देखिए ये आपको याद होगा तो कभी भी गलती की संभावना ही नहीं है, एकदम लॉलीपॉप गेंद है, आप इसको इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब हम लोग 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है। स्ट्रेप्टोकाइनेज याद कीजिए, ये फिर आ रहा है कहां से भाई, हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर देखे थे कि सूक्ष्म जीव को हम लोग समानता समझते थे कि इससे घटा ही है, लेकिन उस चैप्टर में मैंने आपको बताया और आपने इस बात को भली भांति समझा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिससे कि बहुत सारे हम हमारे लिए वो काफी यूजफुल होते हैं। खैर तो देखिए यह स्ट्रेप्टोकाइनेज कहता है इसका उपयोग थक्का विस्फोटक, इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, एकदम सही बात है। कहता है इट फंक्शन एज इम्यूनोप्रेसेंट, मतलब आप में प्रतिरक्षा के जो क्रिया हो रही है उसको दबा देता है, ऐसा ये कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ है। कहता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, सही है। इट इज एन एंजाइम, सही है। एएनएसी लिखा हुआ है, प्रोटीन है तो भाई एंजाइम है। तो देखिए कौन स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया ये फंक्शन एज,
ये इम्यूनोसप्रेस, देखिए ये इस बार मॉडल पेपर ये बता रहा है, नीट वाला पैटर्न थोड़ा सा जो अपनाया है कि भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखिए यहाँ भी फॉल्स पूछा, फिर 18 में भी देखिए ये फॉल्स ही पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है ऐसा। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकोडर्मा। तो कहता है इट इज ए फ्री लिविंग फंगस, ये तो है भाई। इट इफेक्टिव बायो कंटेजन फॉर सेवरल प्लांट पर, ये भी सही है। इट इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत है, या तो ये फंगस होगा नहीं तो बैक्टीरिया होगा। यूजुअली इट इज फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम, ये भी बात सही है। तो देखिए चाहे तो ये ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है, तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा कि इट इज ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन, 19th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन से कवक को माइकोराइजा बनाता है। एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, कह ना अभी जो ट्रेंड है एकदम एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी जिसने लाइन बाय लाइन अगर पढ़ लिया तो उनको 450 लाने से कौन रोक सकता है, 35 ऑब्जेक्टिव सही होने से कौन रोक सकता है। अगर आप मेरे नोट्स भी पढ़ लिए तो आपको 450 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सब बात ये देखिए, ये भी चर्चा मैंने किया था, इसको बोलते हैं ग्लोमस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बनाइए। ऐसा बनाने से फायदा ये होगा कि एकदम कटने की कोई बात ही नहीं है। नंबर देख लेते हैं यहीं पे 20 नंबर क्वेश्चन कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। अरे ये तो 9th 10th से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हार्वे महोदय, ये विलियम हार्वे, क्या नाम है बाबू, विलियम हार्वे। ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग पहला पड़ाव पार किए हैं, और उस दिन लाइव सेशन में मैंने 20 नंबर क्वेश्चन तक आपको करा भी दिया था। खैर हम लोगों ने इसको रिपीट किया। अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीरोइन के बारे में असत्य है। करवरबाद, दिमाग को दूसरी तरफ नहीं ले जाना है, ऐश्वर्या राय की बात नहीं कर रहा है। ये वो बात है जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग ड्रग्स वाली बात पढ़ रहे थे। ड्रग्स में मैंने बताया था कि कई तरीके का ड्रग्स होता है, उसी में देखिए ये हीरोइन की बात हुई थी। ठीक है, तो यह अब साधक है। अब साधक माने डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है, या नाक द्वारा या सांस लेकर टीके द्वारा लिया जाता है। एकदम सही, स्नॉटिंग करते हैं लोग। मॉर्फिन के एसाइलाइटेशन एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। पूछ क्या रहा है, ट्रू या फॉल्स। देखिए फिर से पूछा फॉल्स, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये कोका प्लांट से नहीं बल्कि पपाभर सोमनीफेरम। ठीक है, जो आपको याद करने के लिए कहा था, पापाभर सोमनीफेरम, तो पपाभर सोमनीफेरम, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं, देखिए कितना प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर ऐसा बोर्ड वाला में आ गया तो समझिए बंटाधारी कर देगा स्टूडेंट का। तो इंग्लिश पढ़ना ज्यादा अच्छा है। द स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स थ्रू ब्लड टू डिस्टेंस साइट्स इज कॉल्ड। देखिए ये बात एक मैंने कहानी भी सुनाई थी कि डॉक्टर दो डायलॉग मारता है, जब ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो हर पेशेंट उसको कहता है सर ध्यान दी, तो वो कहेगा आई ट्राई माई बेस्ट। दूसरी बात, कभी कभी डॉक्टर ये स्टेटमेंट देता है, आप कहते हैं कैसा है, कोई टेस्ट कराया, कह देता है यू आर लेट। जैसे यह स्टेटमेंट निकला यानी वो कहना चाह रहा है यू आर लेट नहीं, वो कह रहा है अब नहीं होगा भेंट। माने डिजीज इतना ज्यादा स्प्रेड कर चुका है कि कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, तो वहां पर आपको कहा था जैसे कैंसर इतना डरते हैं हम लोग, निश्चित रूप से डेंजरस बीमारी है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए, और यही स्टेज समझाया था मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस माने इन्फेक्शन इस लेवल तक बढ़ जाता है कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने लगता है, तो उसी स्टेज को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस। तो देखिए ये वाला मेरी कहानी भी जितना मैंने आपको सुनाया, अगर सब आप याद रखे होंगे
बस बात याद। खैर टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते जाना है, वो कहानी उस समय याद आ जाएगी। यदि आपने पढ़ा है, क्लास किया है, तो वो याद आ जाएगी। खैर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एड्स के बारे में असत्य है? फिर से ये बार बार क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, हर बार फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं। यानी तीन गो आप जानिएगा तभी फोर्थ का आंसर कीजिएगा। कहता है यह एक विषाणु रोग है, इसमें क्या शक है कि ये वायरस विषाणु रोग है? कहता है यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, इसमें क्या शक है? नाम ही है एचआईवी वायरस। कहता है एचआईवी के संक्रामक एवं एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा समय अंतराल होता है, इसमें भी शक नहीं है। यह ऐसा बीमारी है, आपको कहा था कि बीमारी का दो पीरियड होता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड और दूसरा विंडो पीरियड। इन कोई कोई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड, माने इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं जिसमें बीमारी हुआ होता है, इन्फेक्शन होता है, लेकिन लक्षण दिखता नहीं है, लक्षण दिखता नहीं है, तो वो ये बीमारी है। तो कुछ में है कि हुआ तुरंत लक्षण दिखेगा, और एड्स में कहा था 10-10 साल तक लक्षण प्रकट नहीं होता। सही है। कहा था एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लसिकानों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है। बी में नहीं, टी में, और टी में भी, टी एच में। ठीक है, चलिए ये सब आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस अंग में लसिकानुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? तो देखिए ये सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आ रहा है। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट विथ एंटीजन। कहां, कौन सा? तो कहा था दो तरह का अंग होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उसको कहते हैं कि जहां मैचुरेशन, ऑरिजिन प्री लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट्स का होता है, जैसे बोन मैरो, थाइमस। इसके अलावा जहां वो लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। याद हो आपको मेरी कहानी, तो मैंने यहाँ पर भी लड़कियों का उदाहरण दिया था कि देखिए भाई, मायके में वो उत्पन्न होती है, मैच्योर होती है, लेकिन ससुराल में जाके लड़ाई झगड़ा करती है, तो वो है सेकेंडरी। यहां जाके ये भी हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। लड़ाई झगड़ा का काम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो मैंने आपको नहीं पढ़ा। लिखेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? ठीक है, बस ये एक ही तो ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है, वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, टाइफाइड, कैंसर, ये सब ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, अपने को ही नष्ट नहीं करता। नेक्स्ट, ज्यादा समय नहीं ना हो रहा है, थोड़ा तेजी नहीं ना करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार की प्रचुरता होती है? कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? देखिए यही सब क्वेश्चन का इंतजार करना, ये सब आया झट से मार देना है IgA और फट से आगे बढ़ जाना है, झट से मार के फट से बढ़ जाना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? चलिए इंग्लिश वाला देखते हैं, कौन सा मैचिंग गलत है? कहता है एमेमिक डिसेंट्री एंटेमिबा हिस्टोलाइटिका, सही है। एस्कैरिस, एस्कैरियोसिस, एस्कैरिस, ये भी सही है। फाइलेरिया, वो चेरेरिया बैंक्रॉप्टी, ये भी सही है। राइनो वायरस और निमोनिया, गलत बात, गलत बात। तो ये वाला मैचिंग, ये सब एकदम, ये सब क्वेश्चन एकदम बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? टाइफाइड के बारे में कहता है ये विषाणु द्वारा होता है। टाइफाइड विषाणु द्वारा होता है। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं। ऐसा ये बैक्टीरियल डिजीज है। ज्वार की पुष्टि बिटाल परीक्षण द्वारा होती है, एकदम सही। मैरी मेलन, हाँ इन्हीं के साथ तो जुड़ा हुआ है, यही तो फैलाई थी पूरा टाइफाइड। इसके संक्रमण की शुरुआत छोटी आंत से होता है, एकदम सही। तो ये देखिए यहाँ तो पहला ये स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था कि भाई आंसर इज ए। चलिए ये सब आंसर गलत भी नहीं होना चाहिए। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन।
चलिए 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन कहता है, इंग्लिश पढ़िए। द प्रोटीन दैट कॉटन बॉल आर इनकोडेड बाय व्हिच जीन। देखिए देखिए, दो है, एगो कॉर्न बोरर, एगो कॉटन बॉल बर्म। तो कॉर्न बोरर बराबर क्राई वनेशी था, ये कॉटन बॉल बर्म है। क्या है? कॉटन बॉल बर्म। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? इस पीछे साल का पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट हुआ, जीन क्राई वनेशियन क्राई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है बाबू, आपको याद रहेगा, बस बना देना है। 30 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता? मैच्योर्ड इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी और डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए, आपको हम लोगों में जो इंसुलिन होता है शुरू में प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, माने इनएक्टिव स्टेज में होता है, बाद में वो एक्टिव स्टेज में बदल जाता है। इनएक्टिव स्टेज में होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी होता है। तो यहां पूछ रहा है कि प्रो इंसुलिन के फॉर्म में नहीं, बल्कि मैच्योर इंसुलिन कब बनेगा? वही पॉलीपेप्टाइड सी हट जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजन, देखिए फिर हिंदी मिस्टेक है, which of the following based on the principle of antigen antibody interaction? कौन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है? तो ये सब क्वेश्चन के लिए सोचना है, क्वेश्चन को सोचना नहीं चाहिए। आंसर इज एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशाई। चलिए नेक्स्ट 32। और ये थोड़ा गति बनाना है आपको, इतना देर बैठाना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए 32 कहता है, which of the following technique is used to prevent infection of the Meloidigyne incognitia in tobacco? ठीक है, कौन सा टेक्निक? तो याद कीजिए, यहां है आरएनए इंटरफेरेंस। याद कीजिए, थ्री इडियट वाली कहानी, जिसमें आमिर खान थोड़ा सा मैसेज हेर फेर किया था, और जो रट्टू तोता था, जो फूल माले की उम्मीद कर रहा था, लत्तम जुत्तम हो गया था। तो वहां पर उसने क्या किया था? बस मैसेज में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था। यहां भी आरएनए इंटरफेरेंस पे वही काम किया जाता है, जो मैसेज ले जाता है उस मैसेज को ही डाइवर्ट कर दिया जाता है। खैर चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन है? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिपीट क्वेश्चन है, विटामिन ए रहता है। ये सब क्वेश्चन है तो सोचना नहीं है, और हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन का बाबू याद ही करना है, माने यही सब क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना। 34 कहता है, when very few bacteria or virus are present in infected person, which technique can be used to identify them? CT scan, ELISA technique, amplification of nucleic acid or bacteria or virus by PCR और MRI। ये है, अभी तो ये कोरोना में यही ना हुआ था, पहले लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करता था, कहते नाक में लाठी ठूस के पहले ये कर लेता था कि भाई है कि नहीं, या कंफर्मेशन के लिए इसी के पास बेलता था। अब इससे अगर 1 2 4 भी है, बहुत कम अमाउंट में भी है, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम पुनर्योगज डीएनए के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया है? ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन आ जाए तो सोचना ही नहीं है। ये है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। चलिए नेक्स्ट, एकदम ये एनसीईआरटी से देखिए, एकदम डायरेक्ट पूछ रहा है भाई। अभी तक 30 ये हो गया, 35 हो गया, आधा खत्म। अब देखिए 36 कहता है, कौन संवाहक को साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम के द्वारा होता है? व्हिच एंजाइम लिंक्स द जीन टू द वेक्टर? अरे तेरी, जोड़ने वाला, जोड़ना है, लाइगेट करना है, तो क्या कौन एंजाइम है? लाइगेज। कौन एंजाइम है बाबू? गेज।
डीएनए, आंसर इज डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक इंडोन्यूक्लिएज है? देखिए यहां भी लगता है प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये हिंद, देखते हैं आगे बढ़ाते हैं। देखिए हिंद 2 अब आए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, आंसर इज हिंद 2। देखिए वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपको देखना चाहिए इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है, मेरे इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर नहीं समझ में आए तो हिंदी आपका भाई मदर टंग है, ज्यादा 56 इंच करने की जरूरत नहीं है कि हम इंग्लिश वाले हैं हिंदी कैसे पढ़ेंगे, तो फिर समस्या में आ जाएगी, ठीक। नहीं समझ में आए तो उधर की ओर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? चलिए तो हम लोग एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन यूज करते थे, आपको यदि रिकॉल कराएं तो एक ऐसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन था, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव होता था। आप जानते हैं डीएनए निगेटिवली चार्ज है तो वो किस ओर भागेगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर भागेगा। तो कहां भागेगा जी? एनोड की ओर भागेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन कहता है Which of the following feature is not required in a cloning vector? देखिए हम लोगों को पढ़ना ही था कि क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टर को बताइए, फीचर को बताइए। तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन न रहेगा तो चालू कहां से होगा? सेलेक्टेबल मार्कर नेसेसरी, क्लोनिंग साइट नेसेसरी, ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेलेक्टेबल मार्कर, फॉल्स स्टेटमेंट। यही दो तो सेलेक्टेबल मार्कर रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पहचानना मुश्किल होगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। तो आंसर इज डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? अच्छा, माने जीन को एनिमल सेल में प्रवेश कराना है। तो चलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसका उपयोग हम करेंगे जी, इस तो प्लांट में करते हैं। जीन गन ये भी याद कीजिए, तो प्लांट में करते हैं हम लोग। माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं एनिमल सेल में। और देखिए यहां आ गया रेट्रोवायरस। जनरली मैं कहता हूं कि जो ए बी रहे तो वहां ए बी की ओर बढ़ना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव भी रहे तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए फंस जाइएगा, आपको एक यहाँ कहेगा कि नहीं ऑल ऑफ द एबव मार देना, तो हमेशा वो काम नहीं करेगा, ठीक। चलिए तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? चलिए ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चन है, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में चल रहे भाई। कहता है व्हिच एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोसेस ए बैक्टीरियल सेल टू ऑब्टेन इट्स डीएनए। सब बताया था कि अगर प्लांट है तो सेलुलोज का यूज कीजिए, फंजाई है तो काइटिन का यूज कीजिए, बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम का यूज कीजिए। ये सब नोट्स में देखिए, एक एक बात आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, देखिएगा फिर स्टेटमेंट टाइप। देखिए इस बार 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 ये पूछा है कि भाई फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। यहां भी कहता है इंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन, इंडोन्यूक्लिएज में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? थोड़ा इंग्लिश ही पढ़ें, ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर पढ़ते हैं। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज एक प्रकार का एंजाइम है, कौन सा है? और कहता है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। देखिए विशिष्ट स्थलों पर करते हैं, देखिए यहाँ पर गलत है। कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज क्लीव डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। देखिए यहाँ हिंदी गड़बड़ है ना, प्रूफ रीडिंग एकदम नहीं हुआ इस बार, ऐसे ही जैसे तैसे मॉडल पेपर निकाल दिया गया है। कहता है प्रतिबंधन विशिष्ट परिणाम कर्मों को पहचानता है, ये भी सही बात है। प्रतिबंधन डीएनए आहा का तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे जी ना, एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अब हम लोग पढ़ेंगे 43। चलिए 43 देखेंगे। 43 कहता है उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनक में अनुहारक। देखिए अब अनुहारक इंग्लिश देखना पड़ेगा, इंग्लिश देखना पड़ेगा। देखिए
कहता है which term is used to describe asexual reproduction that mimics sexual reproduction। ये तो डायरेक्ट परिभाषा ही है, एपोमिक्सिस की परिभाषा ही है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या। माने इट इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा ही डिफिनेशन। ठीक, नकल करता है ये, लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 44। कहता है निम्नलिखित में किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है। अच्छा, यानी इसमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है। तो सेब में पुष्पासन है भाई, यहां भी, स्ट्रॉबेरी में भी, अखरोट में भी। देखिए आंसर इज टोमेटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है। अच्छा, माने वहां पर इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, ऐसा। यानी इसमें पूछ रहा है इंडोस्पर्मी और कौन नॉन इंडोस्पर्मी है। तो देखिए ये सब नॉन इंडोस्पर्मी है। मटर भी, सेम भी, मूंगफली में आंसर क्या हो गया, नारियल। ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मी से। ये सब कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए नेक्स्ट 46। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, युग्मनज भ्रूण से, ठीक है। युक्का सलभ की एक प्रजाति, ठीक है। अस्कुटेलम घास परिवार का बजपत, ठीक है। भ्रूणकोष ये गलत हो गया जी। कहता है कि जो भ्रूणपोष है, यहां तो बताया था आपको कि 8 न्यूक्लियस होता है और 3 3 6 7 कोशिकाएं होती हैं। ये कहता है 2 से 3 कोशिकाएं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, आपको ये सब क्वेश्चन करना चाहिए। अब देखो इससे और आसान क्या मिलेगा कि निम्नलिखित, ये रिपीट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में, हाँ थोड़ा सा कर दिया। पहले पूछता था कि जल परागन होता है किसमें, इसमें किसमें नहीं होता। तो हाइड्रिला में होवे करेगा, जोस्ट्रा में होवे करेगा। वाटर हाइसिन देखो ये वाटर के अपर लेवल पर है, इसलिए यहाँ पर वाटर से नहीं होता, पैलिसनेरिया में होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए 48। एक पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को क्या कहते हैं। एक पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, यानी एक ही पौधा पर है, पुष्प अलग अलग है, तो यानी ये तो स्वपरागन ही है। और स्वपरागन में हम लोग ये जीटैनोगैमी सजातीय पुष्प परागन, ऑटोगैमी में सेम फ्लावर पर होना चाहिए। जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब स्पीसीज को प्लांट दो अलग अलग हो। ठीक, तो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट। तो ये सब देखिए, ये सब आसान क्वेश्चन है। कहा ना कि अभी आप 70 क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग लगभग 50 देख चुके, 75% पार कर चुके। अब मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कि जहां दिमाग लगाने की जरूरत हो। ठीक है, तो आप 49 क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है 49। पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है, यानी टेस्टिस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ह्यूमन टेस्टिस। कहता है ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, एकदम सही है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। दूसरा है ये स्क्रोटम में होते हैं, ये भी बात सही है। तीसरी बात कह रहा है कि स्क्रोटम के होने के वजह से वृषणों का तापमान ज्यादा रखने में मदद मिलती है ना, ज्यादा होता है, ज्यादा कम ही रखने के लिए तो इसको बाहर लाए हैं, क्योंकि हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो स्पर्म के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए तो ऊपर वाले ने इसको बाहर क्या कह रहा है कि ज्यादा होता है। तो यह स्टेटमेंट तो बाबू फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आइए देखिए, कहता है 250 वृषण पालिकाएं होती है, स्टेटमेंट राइट है, तो सी है। तो देखिए एकदम एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि नहीं। तो आपको बार बार कह रहा हूं, अब फोकस कीजिए एनसीईआरटी पर, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में अब रहना ही नहीं है, आपके पास समय काफी कम है। ठीक है, और सब नहीं तो आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़िए, बस मेरा नोट्स को सही से दोहराते रहे। ठीक है, चलिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक, कौन सा युग्म गलत है।
कहता है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। नर जनन कोशिका को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टेशियल सेल या लेडिक सेल, इसी से निकलता है एंड्रोजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एकदम सही बात है, निषेचन एम्पुला में होता है। कहता है फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट बाय द एंड ऑफ ये कहता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। जबकि तो पहले महीने होते होते ये हार्ट होता है जी, सबसे पहले तो यही हार्ट बीट की आवाज सुनाई पड़ती है। चलिए तो स्टेटमेंट डी फॉल्स हो गया। चलिए 51, चलिए हम लोग निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। देखिए यही सब बनाते समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए हुए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए पहले तो कोशिश करना है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो बन जाए तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। जो क्योंकि इसको पढ़ने में आपको समय लगेगा, ठीक। तो फैक्चुअल वाला 35 बन गया तो कहां दिमाग लगाना है, अगर नहीं बनता है तो यहां पर पढ़ेंगे। देखिए ऐसे जितना बड़ा है उतना ही अच्छा है। स्पर्मेटोगोनिया से कहता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, सही बात। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ये भी सही बात। स्पर्मेटिड्स बनता है, ये भी सही। और स्पर्मेटोजिवा देख लीजिए तो करेक्ट पूछता है कि इनकरेक्ट, अच्छा करेक्ट पूछता है तो स्टेटमेंट तो भाई ये राइट है। ऐसे हम लोग अभी तो मैं कर दे रहा हूं लेकिन स्टेटमेंट सब पढ़ना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी सही बात है, लेकिन स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया नहीं बनेगा, स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए सी भी पढ़ ही लेते हैं, सी में क्या कह रहा है। कह रहा है स्पर्मेटिड से, ये भी गलती हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है और डी स्टेटमेंट भी गलत है। तो चलिए सही है, शुरू में ही जो स्टेटमेंट था स्टेटमेंट ए, इट इज द सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, यही सही जवाब। तो ये पहला कोशिश करना है बाबू कि जो बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 70 क्वेश्चन का ऑप्शन है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, ठीक। और समय काफी मूल्यवान है, एक एक सेकंड मूल्यवान है, तो हम लोग को क्योंकि 35 ही करना है तो वैसे क्वेश्चन को हम छोड़ भी सकते हैं, बड़ा है छोड़ दो भाई, सेकंड राउंड में हम लोग उसको देखेंगे। अगर 35 नहीं बन पाया, एकदम फैक्चुअल 35 बन जा रहा है तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर गेंद खोलना कोई जरूरी नहीं है। बार बार कह रहा हूं ये टेस्ट मैच है, गेंद खेलने से ज्यादा गेंद छोड़ने पर ध्यान देना है, ठीक। तो चलिए अब देखिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, प्रथम रजोधर्म क्या कहलाता है, ये कभी गलत होगा जी। तो क्वेश्चन यहां बनाना है, दिमाग कहां लगाना है, तो ध्यान किधर है। आप जब इतना प्रथम रजोधर्म को क्या कहलाता है, चलिए प्रथम रजोधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेनार्क। और लास्ट वाला को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ये सब जैसे ही ऑब्जेक्टिव बनाए ना, ये सब थोड़ा रिकॉल कर लेना है, रिकॉल करिएगा सब आपको याद रहेगा। लगता है देखिए 53 कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकारों की उपस्थिति का पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या नाम है, एमनियोसेंटेसिस। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर देखिए ये आ रहा है कहां से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से है। निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है, माने आबादी काहे न बढ़ रहा है। कहता है मृत्यु दर में तेज गिरावट, सही बात है, जब कम मरेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। फिर कहता है मातृ मृत्यु दर और शिशु दर में कमी, एकदम सही बात है, माँ भी जच्चा भी कम मर रहा है, बच्चा भी कम मर रहा है, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम थोड़ा ऊपर आ गया है। जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, ये भी हो रहा है। आपको कहा है कि हम लोग तो यूथ, विश्व का सबसे बड़ा यूथ इंडिया में ही है, तो यानी वो रिप्रोडक्शन भी ज्यादा तेजी से कर रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बाबू सही है। कहता है कारण नहीं है। फिर कहता है सहायक जनन पड़ता है, अच्छा ये आरटी, अरे ये आरटी, आंसर इज ए। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है, इसका उपयोग वही लोग करेंगे जो माल बहुत होना चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा होगा, तभी ना ये सब काफी महंगा होता है। तो इसका देश की आबादी बढ़ने से कारण नहीं है। तो ऊपर वाला तीनों किसका कारण है भाई, आबादी बढ़ने का। ओहो इसको क्या हो। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, 54 तो कर लिया ना। चलिए 55, बस थोड़ा सा 20 क्वेश्चन और है, हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। चलिए ये निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण यौन संचारित है। देखिए ये सब क्वेश्चन है, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 को 2 3, तीसरा क्वेश्चन है ये, कौन सा संक्रमण यौन संचारित है।
तो देखिए सबसे यौन संचारित है, तो ये सब देखने का है, आंख बंद करके मारिए। गोनोरिया। चलिए नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? चलिए तो ये सब देखने की जरूरत है। एक बार मोनोकार्पिक प्लांट कौन हो गया बाबू? बांस। ठीक, चलिए 56 हो गया, हम लोग 57 की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसी ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया है? चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो सोचने की जरूरत है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। वास्तव में एक सलब का यूज किया गया था नागफनी को कंट्रोल करने। चलिए वहां पर नागफनी बड़ी तेजी से फैल रहा था तो इसका उपयोग किया था। बायो कंट्रोल का एक मेथड हो गया ये बायो कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? चलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ठीक से। देखिए जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है उस पर तो ध्यान देके आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक्ट एज कॉन्डक्ट फॉर द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये भी ठीक है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी ठीक है। प्रीडेशन ये सब में मदद करेगा। इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग कंपटी, देखिए ये वाला आंसर डी सही हो जाएगा। आंसर डी। चलिए थोड़ा सा तेजी लाना है, आप लोग भी उब रहे होंगे तो 1 घंटा से ज्यादा हमारा ये सेशन जा रहा है। नेक्स्ट 59, उस प्रकर्म को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? ये तो घरवा में ना देख रहे हैं कि जब बड़का भैया आता है तो आपका क्या हाल रहता है। इसी को ना हम लोग कहते हैं कंपटीशन। क्या कहते हैं बाबू? कंपटीशन। चलिए कंपटीशन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। क्लाउन मछली एवं समुद्री एनिमोन समष्टियों के पारस्परिक क्रिया यानी द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? प्रीडेशन, ये तो खाया। म्यूचुअलिज्म, माने म्यूचुअलिज्म किसको कहते हैं? दोनों को फायदा हो। कॉमन्सलिज्म, देखिए ये दोनों एक के है लेकिन थोड़ा सा अंतर है बाबू। पैरासाइटिज्म तो ए और डी तो होगा नहीं। अब है म्यूचुअलिज्म और कॉमन्सलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म और कॉमन्सलिज्म में बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी दोनों को फायदा होता है, इसमें भी दोनों को फायदा होता है। कोई कोई देखिए इसको बड़ा ध्यान से बनाना है, ये आंसर कोई गलत भी कर सकता है। ये म्यूचुअलिज्म कहते हैं कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, दोनों को लाभ होता है लेकिन दे आर नॉट सेग्रीगेटेड। फैकल्टेटिव टाइप का होता है, माने एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चलेगा, हटा दीजिएगा वो मर जाएगा, तो उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। माने आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अ कॉमन्सलिज्म इज आल्सो ए टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, बट यहां पर क्या होता है कि आप उसको हटा दीजिएगा तब भी बचेगा। तो बस थोड़ा सा अंतर है। म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को फायदा, कॉमन्सलिज्म में भी दोनों को फायदा, लेकिन ये ऑब्लिगेट नेचर का, माने इसके बिना आपका कोई काम ही नहीं चलेगा। ऑब्लिगेट है, उसके बिना माने एक नहीं रहेगा तो दूसरे का काम नहीं चलेगा। ये कॉमन्सलिज्म क्या है कि अगर साथ है ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन अगर हटा दिया फिर भी दोनों सरवाइव करेगा। तो यहां आंसर जाना चाहिए, आंसर जाना चाहिए कॉमन्सलिज्म। देखिएगा कोई भी अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो दोनों के बीच डिफरेंस को समझ लेना है कि म्यूचुअलिज्म तो क्यों और कॉमन्सलिज्म तो क्यों। तो एक ऑब्लिगेट नेचर का है, एक फैकल्टेटिव नेचर क्या है, दोनों में बोथ आर बेनिफिटेड। तो ज्यादा अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन्सलिज्म, क्योंकि आप ये दोनों को हटा दीजिएगा तभी वो बचेगा। दोनों को फायदा होता है, एक प्रे से सुरक्षा करता है, ये सब तो दोनों को फायदा होता है, सी एनिमोन को भी और इसको भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि हटा दीजिएगा तो दोनों मर जाएगा, तो अगर दोनों मर जाता तब म्यूचुअलिज्म, और चूंकि बस सरवाइव करेगा तो कॉमन्सलिज्म। चलिए 61, तो ध्यान दीजिएगा इस आंसर को, कहीं कोई बहस करें तो आप उनको समझा सकते हैं। 61 देखिए ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। कहता है आईयूसीएन के अनुसार 2000, देखिए एनसीईआरटी का डाटा उठाया ना, जब यही डाटा मैं आपको लिखाता हूं तो आप ऐसे ऐसे कर देंगे यार जो सर ये लिखाना क्यों। तो मैं नोट्स आपको लिखाया हूं 1 नंबर के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए। देखिएगा नोट्स में ये लाइन है और ये मैंने आपको पढ़ाया है
कि जो 2004 के अनुसार 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, जबकि मेयो कहता है, देखिए सब डाटा एक दूसरे से मिला हुआ है, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। मेयो राउट में कहता है कि 7 मिलियन से अधिक है, लेकिन अब वो मानता है कि ना भाई 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, तो आंसर इज 1.5 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 खत्म। अब 9th क्वेश्चन है, देखिए ये भी एकदम कौन से जा रहा है क्वेश्चन, ये आ रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 2002 में सतत विकास पर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, देखिए 2002 में, ये भी देखिए नोट्स में मैंने इसीलिए मैं लिखा था कि क्वेश्चन यहां से आया, देखिएगा जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। एगो रियो डी जेनेरियो वहां हुआ था, तो 2002 वाला कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। चलिए नेक्स्ट, ये सब दम फैक्चुअल क्वेश्चन है। 63, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्णतम रूप से उपयोगी है। देखिए जैव विविधता का महत्व पढ़े थे, और उसमें मैंने बताया था 3 सेंस से लेना चाहिए। एक नैरो माइंडेड गेम है, एक ब्रॉड माइंडेड, और एक इथिकल इशू। तो नैरो माइंडेड का मतलब हुआ नैरो थिंकिंग है कि तुरंत फायदा होना चाहिए। तो देखिए जैव विविधता का संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क क्या है। नैरो सोचेंगे तो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ होता है, इसमें कोई एकदम सही बात, ये तो एकदम नैरो वाला हो गया कि तुरंत का तुरंत लाभ हो रहा है। कहता है पाड़ी तंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका, ये तो भाई ब्रॉड सेंस है। परागण भी ब्रॉड सेंस है। सौदात्मक लाभ। उपयोगी निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से, हाँ तो ये अनगिनत आर्थिक लाभ आ रहा है, तो ये नैरो माइंडेड गेम है। ये आंसर मारिए, ये आंसर मारिए। चलिए नेक्स्ट 63 64, देखिए अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण ही आज हमारे बीच ये स्टीलर सीकाउ नहीं है। देखिए सब क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से, तो लगभग सब चैप्टर को इन्होंने टच किया है। इन्वायरमेंटल फिर है, देखिए फिर बायोडाइवर्सिटी से वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। फिर यहां पर ध्यान देना, देखो डाटा कितना शानदार उपयोग किया है। देखिए 2.4 भी है और 8.1 भी है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, तो देखिए हम लोग 2.4% भूमि है हम लोगों के पास लैंड, लेकिन हम लोगों के यहाँ जातीय विविधता के मामले में हम लोग 8.1% है। ये डाटा का है, ठीक है। तो डाटा को एनालाइज करना है, 2.4 है और 8.1% बायोडाइवर्सिटी है, जबकि लैंड के मामले में हमारा डाटा 2.4 का ही है। हम विश्व के 12 वैसे देश में शामिल हैं जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन देखिएगा तो वो आता है भारत की वैश्विक जातीय विविधता क्या है, ठीक है। 2.4 8.1, हाँ 2.4 लैंड था। चलिए 66, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं। चलिए वो प्रोडक्टिविटी, माने कितना वो कार्बन बना लिया फोटोसिंथेसिस, जितना बना लिया टोटल, उसको हम लोग कहते हैं जीपीपी, ग्रॉस। ठीक, आज ये खर्चा कर दिया और तब बचा तो उसको हम लोग कहते हैं नेट। ठीक है, आज जो कंज्यूमर के यहाँ फिक्स हुआ उसको कहते हैं सेकेंडरी। ठीक, तो चलिए तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है। चलिए देखिए अपघटन में शामिल नहीं है, ठीक। डीकंपोजिशन में इकोसिस्टम का, तो देखिए ये तो डिफरेंट स्टेप था, तो फ्रैगमेंटेशन था ही, लीचिंग था ही, ह्यूमिफिकेशन था ही। तो चलिए आंसर इज एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वहां कैटाबोलिज्म था। नेक्स्ट 68 नंबर, साहब देखिए इकोसिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण विकिरण का कितना प्रतिशत एनर्जी फ्लो वाला में डाटा लिखाया था, 2 to 10%। नेक्स्ट 69 सेकंड लाइन, ये फिर इकोसिस्टम से क्वेश्चन, अपरत खाद्य श्रृंखला 3 तरह का आपको पढ़ाया था, इसमें एक डेट्राइटस फूड चेन भी था। तो डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत ही, डेट्राइटस फूड चेन है तो इसकी शुरुआत ही होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से।
माने डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए अब आपके सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। मैं भी लगातार एक बार जो वीडियो था वो हो नहीं पाया, फिर मैं दोबारा मेहनत किया हूं, तो मैं भी थोड़ा सा क्या हूं, तो थोड़ी सी जल्दबाजी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? सहेली याद कीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने पढ़ाया था कि महिलाओं के लिए एक गर्भ निरोधक गोली है, एकदम सही बात है, गर्भ निरोधक गोली है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। दूसरा गैर स्टेरॉइड गोली है, ये भी ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल रहता है, 1 सप्ताह में लेना होता है, ये भी बात सही है। फिर कहता है पिल्स टेकन कंटिन्यूसली फॉर 21 डे, ये बात गलत है, गलत है, 21 दिन तक नहीं लेना। तो देखिए, जो आप ये देखें ऑब्जेक्टिव, देखिए सब एनसीईआरटी से, एक आध बीच में हमको ऐसा लगा कि एनसीईआरटी, तो इंफॉर्मेशन वहाँ है, डायरेक्ट थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, लेकिन सब आइए 35 तो ऐसा है कि आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए ये 70 क्वेश्चन है। आज ये ऑब्जेक्टिव का सेशन रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि कौन से चैप्टर पर कौन सा ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और आप सबको एक बार दिल से धन्यवाद, और आप खूब पढ़िए, मस्त रहिए, और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए।